उसके बाद में अगर अपन देखें तो गुप्त साम्राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाते हो और अगर क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं 3 4 या 5, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि विष्टि क्या होती है। अब हो सकता है कि देखो आपको ना कोई इसको ना एक अलग फॉर्मेट में आपको बताया कि है ना जो शब्दावली है, कि जिस नाम का हमें अर्थ पता हो तो वहाँ तो समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। अब अभी जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पुराने टाइम में प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे। अब उस शब्द का अगर जैसे आपको अर्थ पढ़ते टाइम क्या किया करो, अगर उन चीज़ों का आपका अर्थ पता है तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, ये अर्थ थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप क्या है उसको लिख लो, एक सारणी बना लो कि एंसेंट मैंने ये 50 वर्ड मेरे को मिले हैं जिनका अर्थ मेरे को पता नहीं है, तो उनकी एक सारणी बना लो। जैसे विष्टि है, बलात्श्रम, विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको आप वैसे गुप्त काल अगर आप पढ़ते हो, देखो मैंने फिर बता रहा हूँ, जो बुक मैंने बताई है आर्य वाली, उसमें तो ये सारे हैं, उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं जो बाहर है। लेकिन आप जो भी पढ़ते हो, मान लीजिए अब एनसीईआरटी सारे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये अगर आप ढंग से उसको पढ़ते हैं। ओल्ड और न्यू वो दोनों पढ़नी है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत पतली पतली सी हैं और बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, तो उनको आराम से आप एक बार पढ़ सकते हो। और पता ये देखो, एक पेज में आपको काम की चीज़ है ना बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है, जो आपको पता है, पढ़ने से पता चल रहा है, उसको तो आपको करना ही नहीं है ना। आपको तो क्या करना है, जो शब्द आपको लग रहा है कि हाँ ये शब्द है, जैसे विष्टि आपके ध्यान में आ गया, तो विष्टि को आप देख लो और उसको लिख लो कि हाँ विष्टि का अर्थ ये होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, कुल्लेवाप और द्रोणवाप, ये दो शब्द है। अगर आप ये भी गुप्त काल के समय जो भूमि मापन की जो इकाइयाँ थी उनको कुल्लेवाप, द्रोणवाप, ठीक है, ये बोलते थे। अब ये भी क्या है, उसी में आप शब्दावली वाले हेडिंग में भी ले सकते हो, गुप्त काल पढ़ोगे तो वहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप पढ़ते हो, इसके अलावा जैसे आपने चंद्रगुप्त थे, उसके जो नवरत्न हैं, कालिदास, अमर सिंह, वहाँ से भी यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस हेडिंग से अगर आप गुप्त साम्राज्य को अगर आप ढंग से पढ़ते हो, उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसको पढ़ते हो, उनके जो दरबारी कवि थे उनको ठीक ठाक पढ़ते हो, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, उनकी उपलब्धियों को आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी ठीक ठाक मतलब कर सकते हो। अब आप ये मत सोचना कि सर आप तो है ना हर में बता रहे हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चन इतने तो फिर एंसेंट से सभी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इनको करके जाते हो और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सही कर सकते हो, ठीक है। अब वो यूपीएससी पे कौन सा पूछता है, कौन सा नहीं पूछता है। इसके बाद में अगर अपन देखें संगम एज, अब संगम एज वाला ऐसा होता है कि इसको हम कम पढ़ के जाते हैं, थोड़ा सा वर्ड भी इनके अलग अलग होते हैं हम, क्योंकि मेनली संगम एज मतलब साउथ इंडिया वाला जो हिस्ट्री है उसके बारे में है, तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से हार्ड लगते हैं हमें। जैसे मैंने वट तिरुकल की बात की थी, सॉरी, मैंने वट तिरुकल की बात की थी। अब नाम सुनने से पता ही नहीं चल रहा है कि वट तिरुकल क्या होता है, वट तिरुकल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ से भी अगर कोई जैसे नाम है जिनका आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनको आप एक, वो जैसे मैंने बताया था कि वो 50-60 शब्द मिलेंगे आपको, उनको आप एक तरफ लिख लो। मैंने जो बुक बताई थी, हालांकि वहाँ भी नहीं मिलता है, कुछ क्वेश्चन वो नहीं मिलते, ये उपेंद्र सिंह में आपको मिल सकता है, आप अगर उपेंद्र सिंह, लेकिन वही बात दिक्कत क्या है, उपेंद्र सिंह बहुत बल्कि बुक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए उस किताब को पढ़ना 600 पेज बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा, कहीं आपकी नज़रों में आया हुआ था तो ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, जो आ रहे हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, थीम पता चल गई, थोड़ी देखो यार एक्स्ट्रा मेहनत भी की जा सकती है। अगर मुझे पता हो कि संगम में से क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकता हूँ। कैसे कि कहीं से भी कोई नोट्स ला के, या फिर कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा कि यार ऐसा कोई है क्या रिसोर्स जहाँ पे संगम एज के बारे में फुल डिटेल से दिया हुआ है, जैसे मैंने जो बुक बताई थी, या फिर आप कोई दोस्त सजेस्ट करे, तो उस टॉपिक को आप प्रॉपरली ठीक ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो। समझ रहे हो। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 2022 में है, 23, 22, और अगर आप पीछे और देखेंगे, यहाँ मैं सारे क्वेश्चन नहीं ला सकता क्योंकि वही
फिर हमारे जो आगे एनालिसिस है उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। जो संगम लिटरेचर है उसका कॉन्सेप्ट या उसमें किस चीज़ों का वर्णन था, वो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में पूछी हैं। आप थोड़ा सा बैक जाके देखोगे प्रीवियस ईयर्स में। वैसे मैं एक थोड़ी सी देखो, यहाँ एक चीज़ देखो, इसका आंसर क्या था, जैसे कि कौन सा कथन एक सही है, ठीक है। तो संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा ना। एक आपको एलिमिनेशन टेक्निक है वो भी हम बताएंगे कि कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उनको आप डिलीट कर मतलब आप उनको छोड़ सकते हो। तो वो थोड़ा सा जब है जब आप मतलब जहाँ तक हो तो कोशिश करो कि हमने नॉलेज से उसको क्वेश्चन को करने का हिम्मत मतलब रखें। वो तो बाद में की बात है कि आ नहीं रहा था तो मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ठीक है। अब है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है। आपको नहीं पता मान लो। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था और संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, ठीक है। आप जो भी बुक पढ़ते हो वहाँ से आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ देखो आप, मान लो इसका आंसर तो ये था, ठीक है। संगम कविताओं में, ठीक है, इसका बी आंसर था। इस स्टेटमेंट को देखो आप, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। यहाँ सही पूछा था, यानी कि समर शौर्य जो गाथाएं जो भी उनका संदर्भ है। यहाँ क्या पूछा है, वट तिरुकल, और इसका आंसर क्या है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनुसरण कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। समर शौर्य हो गया ना, ठीक है। अगर आप युद्ध में पराजित हो गए तो आपको अनशन करके अपना प्राण त्याग देना है। तो अगर आप 2022 में आपने पेपर देखा, 2023 का अगर आप पेपर दे रहे थे तो आपको क्या करना था कि यार ऐसी चीज़ें पूछते हैं हमें, जैसे ये जो शौर्य वाली मान लो कोई भी शब्दावली, आप एक वीरकल शब्द भी पढ़ोगे, वीरकल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना, आप इन क्वेश्चंस को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ना सब कुछ है बट ध्यान किस चीज़ का रखना है कि वो हमसे छूट नहीं जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो संगम ऐसे क्वेश्चन आ ही रहा है, कंटिन्यू पूछेगा यूपीएससी। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है ना। इसकी शब्दावली थोड़ी सी हार्ड रहती है तो वो यूपीएससी आपको परेशान करने के लिए पूछ सकता है। लेकिन हमें पता है, हमने देख लिया कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तो आप कोई भी एक बुक लेकर जिसमें सारी चीज़ें हों, आसानी से जो वर्ड्स आपको पता नहीं है अगली बार कुछ और पूछ सकता है। जैसे अभी आप सर्च कर सकते हो, आपको देखना है कि इसको क्या बोलते हैं, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। तो इन महिला अंगरक्षिकाओं को क्या बोलते हैं ये आप सर्च करो, अगली बार पूछ सकता है यूपीएससी। तो ये काम हमने देख लिया कि हमें ये जो शब्दावली है इसको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो है ऐतिहासिक स्थल। अब देखो, ऐतिहासिक स्थल का कोई अलग से वैसे टॉपिक तो होता नहीं है। आप मान लो हड़प्पा पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने ताम्रपाषाण काल पढ़ा, आपने वैदिक एज पढ़ा, आपने उसके बाद में महाजनपद पढ़े, मौर्य काल आपने पढ़ा। तो जो भी ऐतिहासिक स्थल है जो आपके टेक्स्ट में जो भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वर्णित है, ठीक है, तो उनको पूछे जाने का जैसे चांसेस रहते हैं। जैसे आप सबसे सिंपलेस्ट अगर आप लो तो पाटलिपुत्र मान लो, तो आपको पूछ सकते हैं जो पाटलिपुत्र कहाँ है, ठीक है, और वर्तमान में इसका क्या नाम है। तो वो चीज़ सबसे इजी बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। इतना इजी पूछता नहीं है यूपीएससी, तो उस चीज़ को यूपीएससी पूछ सकता है। अब यहाँ आपको देखना है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरक्कई, पुमपहार और मुचिरी क्या है, ठीक है, किस चीज़ के लिए सुविख्यात है। तो ये वैसे पतन है, ठीक है। ऐसे ही ये पूछा है घंटसाला, कंदूरा और चोल ये क्या है, ठीक है, ये भी बंदरगाह थे। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो किसी स्थल के बारे में आ जाए तो आपको उसका किस चीज़ के लिए फेमस था। यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेड सेंटर था, या कोई कल्चरल सेंटर था, या कोई पॉलिटिकल सेंटर था, या फिर कोई जैसे मंदिर था वहाँ पे, ठीक है, ये जैसे बंदरगाह है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको पता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इनको आप एक सारणी बना सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ भाई जो भी स्थल है मुझे याद है, उनको पढ़ने का मतलब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका नहीं पता है उनको आप कैटेगरी वाइज बना सकते हो कि यहाँ पे ये मिला था, यहाँ पे ये मिला था।
तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है। ये शब्दावली वाली कैटेगरी हमने इसलिए डाली है। वैसे तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आप कोरकई, पुम, पहाड़ और मुचिरी। अब मेरा तो क्या हिस्ट्री ऑप्शनल, मुझे पता है, मान लो संगम एज के अंदर जैसे चोल, चेर, पांडे हैं, उनको अगर आप पढ़ते हो तो सारे स्थलों के बारे में वहाँ पे डिटेल से इनका लिखा हुआ आता है। तो आप संगम एज पढ़ रहे हो तो एक तो वहाँ हो जाएगा आपका। एक तरीका क्या है कि आप खुद है ना यार, जैसे पूरा एंसेंट में जितने भी स्थलों के बारे में दिया हुआ है उनका आप अलग से एक सारणी बना सकते हो। तो दोनों तरीका है, ये मैंने बता दिया कि शब्दावली पूछता है यूपीएससी, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में तो संगम एज इंपॉर्टेंट था ही, शब्दावली इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल वोकैबुलरी वो स्थान थे, और ये शब्दावली। जैसे अब वट तिरुकल मैंने यहाँ पर भी दिया है, उसका रीजन क्या आप समझ रहे हो कि संगम एज पढ़ रहे हो, संगम एज पढ़ रहे हो तो वहाँ भी पढ़ना है, और शब्दावली में भी आप इसको लिख लोगे एक जगह, तो आपकी डबल मेहनत होगी, तो उसका आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या पूछा है, हुंडी। हुंडी तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि अब भी लोग मतलब इस शब्द को काम में लेते हैं, तो एक आइडिया लगा लेता है व्यक्ति कि हाँ ये इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मान लो कोई साउथ इंडिया का एस्पायरेंट है, उसको नहीं पता होगा, तो उसको ये लिखना पड़ेगा आपकी तरह से। आप वट तिरुकल को लिख रहे हो ना, प्रिपेयर कर रहे हो सारणी, वैसे आप उनको हुंडी की वैसे लिखना पड़ेगा कि हाँ हुंडी क्या होती है, ठीक है। तो ऐतिहासिक शब्दावलियों का भी आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हर साल पूछ रहा है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें, किंग्स एंड किंगडम, पिछले 2 या 3 साल से क्या हो रहा है, यूपीएससी विभिन्न राजवंश देता है, उनके स्थान मतलब किस एरिया से वो संबंधित थे, और उसके साथ क्या करता है कि राजाओं के नाम दे देता है, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। अब देखो कितने राजवंश है ये, अब हर को अलग से मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रिपेयर करना तो आसान मतलब है नहीं, लेकिन यूपीएससी अब पूछ रहा है तो हमें करना पड़ेगा। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इस पीरियड में, जैसे शुरुआत से अगर आप देखो, जैसे आप महाजनपद काल से देख सकते हो कि किस क्षेत्र में किस राजवंश का शासन रहा, कोई फेमस राजा हुआ है। जैसे आपको मौर्य काल का अगर मैं पूछूं तो आप सब बता दोगे कि सर मौर्य काल में अशोक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपको गुप्त काल का पूछूं तो उसका भी आप बता दोगे। सातवाहन भी फेमस रहे हुए हैं तो आप सातवाहनों का भी बता दोगे। ये भी ठीक ठाक मतलब रहे हुए हैं, हालांकि इनमें से कुछ जो पूर्व मध्यकाल है उसके भी हैं, तो ऐसा मत सोचना सर इसको एंसेंट में क्यों ले लिया। किंग्स एंड मतलब हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि पढ़ते टाइम ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो केवल जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया कि हाँ मगध है, वहाँ पे जैसे गुप्त वंश के पतन मतलब उनका जो कोर एरिया था, वहाँ पे वो अपने पतन के बाद में भी वो शासन करते रहे, ऐसा नहीं कि एक दिन में मतलब पूरा उनका राजवंश से खत्म हो गया। मालवा के परमार हैं, थानेसर के पुष्यभूति है, कन्नौज के मोखरी हैं, देवगिरी के यादव है, और वल्लभी के मैत्रक है। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन से एरिया में किस राजवंश का शासन था, उस राजवंश का कोई फेमस अगर राजा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यूपीएससी अगली बार है ना क्या करेगा, अब जैसे यहाँ उन्होंने किन किन का शासन रहा, आपको थोड़ा सा ना टाइम पीरियड, थोड़ा आपका टाइम पीरियड का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उससे आपको फायदा होगा कि अगली बार जैसे कोई अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। 2023 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था राजाओं वाले से, तो आप देखना उसको। तो ये आपको प्रिपेयर, अब देखो पहले नहीं पूछते थे, आजकल पूछ रहे हैं, 2023 में पूछा है, 2024 में भी पूछ सकते हैं। तो हमें किस गहराई तक मतलब कितना डीपली इसको प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र से राजवंश संबंधित है, उसका फेमस राजा कौन था, उस राजा के काल में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसको प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम पीरियड का, थोड़ा सा टाइम पीरियड का भी आपको पता होना चाहिए। और एक और अच्छी बात क्या है, यूपीएससी मोस्टली है ना इन्हीं को रिपीट कर देता है, इन्हीं को, जैसे 2 ऑप्शंस नए डाल दिए और 1-2 ऑप्शंस इनमें रख दिया, ठीक है। तो एक आपको किंग्स एंड किंगडम्स है, ये आपको मिडाइवल में भी ध्यान रखना है।
मिडाइवल में भी आजकल यूपीएससी पूछने लग गया है कि भाई जैसे क्रम दे के पूछ सकता है आपको कि पहले किसका शासन था, बाद में किसका, मतलब उसके बाद में कौन आया। इसके अलावा जैसे आपने मंगोल आक्रमण वाला देखा था, हम मिडाइवल अगर जब करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वो है ना ये पूछते हैं कि चंगेज़ खान है वो जब भारत इंडस जो हमारी रिवर है उस तक आया जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए, तो उस समय इंडिया में किसका शासन था। ठीक है, इसके बाद में भी और भी मंगोल आक्रमण हुए थे, तो उसमें शासक कौन था। तो आपको राजाओं का है ना थोड़ा सा आइडिया रखना है कि है ना यार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और जब मैं पढ़ ही रहा हूँ नज़र के सामने तो आते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँ उसके टाइम की इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स कौन सी थी, उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 1201 से लेकर 1205 ऐसा कुछ जरूरी नहीं, आपको ये भी आइडिया कि 1200 से 1250 के बीच में कहीं रहा था, 1300 तक वहाँ तक रहा था तो भी चल जाएगा। ठीक है, एंसेंट आर्ट एंड कल्चर मैंने फिर बताया था। देखो अलग से है ना आर्ट एंड कल्चर पढ़ने जाओगे तो आपको अब कई बुक भी मार्केट में चलती हैं, आप इच्छा है आप पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कहना है कि अगर आप उनसे भी पढ़ रहे हो तो एट लीस्ट जैसे जो आप मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो यार उसी टाइम उसको भी साथ में पढ़ लेना, उसको अलग से ऐसा नहीं कि मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए अलग बुक में जाऊँगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आर्ट एंड आर्ट जो कल्चर है इसमें कुछ तो यहाँ से पता चल रहा है। जैसे इन्होंने पूछा है ये स्थल पूछे और किसके लिए जाने जाते हैं, तो बेस नगर किस लिए जाना जाता है, सेव गुफा मंदिर। तो हालांकि ये 2023 में पूछा गया था और ये चीज़ वैसे गलत है, आपने पढ़ा होगा। बाजा है, आपने चित्ते पढ़े होंगे। अब देखो रिपीट भी हो रहा है, मैंने पहले बताया था जो पीछे क्वेश्चन आए थे कि ना बुद्धिज़्म की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है चित्ते विहार स्तूप, तो ये वही है, रिपीट हो रहा है, मतलब थीम रिपीट होती रहती है। सीतनवासल है तो ये जैन धर्म से संबंधित है, सही बात है। तो आप क्या कर सकते हो कि हमें एक तो जो भी यहाँ से मेनली इन्होंने क्या पूछा है, केव आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। ठीक है, पेंटिंग्स पूछ सकता है। ठीक है, आपसे डांस फॉर्म पूछ सकता है। डांस फॉर्म में ऐसा है कि जो क्लासिकल जो पुराने हैं वो भी पूछ सकता है, और जो क्षेत्रीय डांस हैं जो इंडिया में मतलब अलग अलग क्षेत्र में होते हैं वो भी पूछ सकता है। करंट अफेयर में अगर कोई मतलब चर्चित रहा हो कोई फेस्टिवल में तो उसको भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये आपके लिटरेचर के बारे में, तो लिटरेचर में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेनली इन्होंने इसलिए पूछ लिया था कि जैन ग्रंथ कौन सा है। आप जब जैनिज्म बुद्धिज्म प्रिपेयर कर रहे हो तो वहीं प्रिपेयर कर लो इसको कि हाँ ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म का है और ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, और वो आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो अलग बुक लाकर जो मार्केट में वो भी पढ़ सकते हो। वैसे एनसीईआरटी है एक, है ना, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसको अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ से भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उस एनसीईआरटी से बैठ जाएगा। और वरना मैंने जो बुक बताई है उसमें तो सारा है, मतलब अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इसको। और मैं फिर बोल रहा हूँ अलग से है ना यार, जब हम दिमाग लगाते हैं ना कि यार हम अलग से पढ़ेंगे तो फिर क्या उस समय ध्यान नहीं रहता फिर हमारा। ठीक है, तो कोशिश करो कि साथ में निपटाना है उसको। उसके बाद में ये देखो कुछ क्वेश्चन और हैं, ऐतिहासिक स्थल इनकी ख्याति का कारण। अब देखो इसको आप चाहो तो स्थल वाले में भी ले सकते हो, आप चाहो तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ले सकते हो, तो मोस्टली रिपीट होते हैं थीम। बस हमें ये ध्यान रखना है कोई फेमस जगह है एंसेंट तो क्यों फेमस है। ऑब्वियसली मैं अगर आपको मान लो बताऊं कि बुर्जोम, तो आप थोड़ा दिमाग में आएगा ना बुर्जोम क्यों फेमस है। ठीक है, तो या आप स्टोन एज पढ़ते हो तो जैसे आप पूरा पाषाण मध्य पाषाण नव पाषाण पढ़ते हो तो बुर्जोम गुफकराल इसके बारे में पढ़ते हो, कश्मीर में स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ टेराकोटा कला के लिए ठीक है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए तो आपको दिख जाएगा कि हाँ पहले वाला बैठ नहीं रहा है। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो आप जब अब देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो क्या करना है कि हमें वो अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं कि आपको ना मंदिर महल स्मारक, ठीक है, या फिर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ना है।
अब अलग अलग जैसे जैनिज्म बुद्धिज़्म है, उनकी जो मान लो आर्किटेक्चर है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। अभी नई संसद बनी है, ये उस समय क्या पुरानी वाली संसद की वजह से पूछा था, अब नए वाले के लिए पूछ सकता है, अगर उसमें अगर कोई हिस्टोरिकल एंगल है तो पूछ सकते हैं। अब देखो मिडाइवल आ गया, क्या आ गया? मिडाइवल। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आपको और भी करना है कि नहीं मतलब ये तो आपने यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप स्टोन एज है, आप उसको जैसे पाषाण काल है ना, इसको प्रिपेयर कर सकते हो आपके पास अगर टाइम थोड़ा थोड़ा, कि कोई चीज़ अगर उनके उस समय किस प्रकार के उपकरण मिले थे, उनके स्थलों के बारे में पूछ लें। ठीक है, जैसे बुर्जोम पूछा था अभी पीछे, तो बुर्जोम एक नवपाषाण स्थल था। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो। फिर वैदिक पीरियड, वैदिक काल से क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, यूपीएससी ने पीछे काफ़ी क्वेश्चन पूछे। यहाँ हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि पिछले 5 वर्ष में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखूं तो महाजनपद काल, तो हमारे जो 16 महाजनपद हैं, कौन सी बुक में उनका उल्लेख है, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी, इतना सा प्रिपेयर कर लोगे हो जाएगा। उसके बाद में मौर्य काल हमने देख लिया था। एक थोड़ा जो मौर्योत्तर वाला पोर्शन है, क्योंकि गैप रह जाता है ना आपके मौर्य और गुप्त काल के बीच में, तो मौर्योत्तर जो काल है उसमें कौन कौन से जो बाह्य शासक इंडो ग्रीक है आपके, ठीक है, शक कुषाण, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारे जो क्षेत्रीय राजवंश थे सातवाहन, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सुंग कण्व, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये कब करना है? जब आप ये सारा कर लो ना कि मेरा वो तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, मुझे थोड़ा और पढ़ना है, मेरे तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो। और आउटपुट क्या है कि थोड़ा सा जो फेमस चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है उन्हीं को अगर आप करके चले जाओगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखें संगम हमने कर ली थी, गुप्त काल कर लिया, गुप्तोत्तर, गुप्त काल के बाद वाला जो काल है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, उसमें हर्ष है, मान लीजिए हर्षवर्धन है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक और हैं जिनको आप उनको कर लो, टाइम हो तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ऐसा कुछ है नहीं जो एंसेंट से आए और आपका सही नहीं हो। ठीक है, अब हम चलते हैं मिडाइवल पे। मिडाइवल में क्या होता है कि एक टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना एकदम कम कर दिया था, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक साल तो पूछा भी नहीं था। तो क्या होता है कि फिर अब जो प्रिपेयर कर रहा है तो वो दिमाग लगाता है कि हाँ यार मैं इसको छोड़ के जाऊँ या फिर करूँ या नहीं करूँ। लेकिन यार एटलीस्ट जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया ना, ये टॉपिक कर जाना। आप ये कर जाओगे ना तो अगर यूपीएससी को पूछने का है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना, तो यहीं से कोशिश करेगा कि इनसे पूछिए, बहुत फेमस टॉपिक है, यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे पहला ले, तो पहला कौन सा है? विजयनगर। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, विजयनगर से तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। इवन राजाओं के नाम भी है ना, जैसे देवराय प्रथम के बारे में पूछ लिया, पीछे अगर आप देखोगे देवराय सेकंड के बारे में उन्होंने ऑप्शन में वो है। ठीक है, कृष्णदेवराय के बारे में तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो बार बार पूछते रहता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगरों तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? 2023 में पूछा है। अब देखो, कोई बोले सर देखो ये तो कितना हार्ड क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, मतलब ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है, जब मुझे पता है कि विजयनगर से क्वेश्चन आ रहा है, मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा तो मुझे वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और आप प्रिपेयर करके जाते हो तो यार चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं ना कि वो सही होगा। तो मैं इसके लिए फिर जो भी आपकी बुक है, ये तो शायद एनसीईआरटी वाले से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, और
मैं बार बार आप कहोगे सर क्या मतलब, देखो जो मैं बुक पढ़ता हूँ ना उसमें तो है ही ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे और किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, मुझे उस एक किताब में सारी चीज़ें मिल जाती है, जो आर्या वाली मैंने बताई थी, आर्या पब्लिकेशन वाली। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से शासक थे, ठीक है, आगे पीछे का ध्यान रखना है, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की, कब की, ठीक है, उसमें दिल्ली में शासक कौन था, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। फिर जो शासक हैं, अब क्या है कि जैसे आपको मैंने नाम 3 नाम बताए अभी तक, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड और कृष्णदेवराय। अगर आपको सीक्वेंस है कि हाँ यार पहले कृष्णदेवराय देख लेते हैं, नहीं मेरे पास और टाइम है, मैं देवराय के बारे में जान लेता हूँ, मैं देवराय सेकंड के बारे में जान लेता हूँ, उनके टाइम में क्या मतलब डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष है। अब देखो यूपीएससी क्या कर सकता है अगले साल कि मल्लिकार्जुन का कुछ पूछ लिया, मल्लिकार्जुन के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हाँ यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है, तो हमें उसको प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, विजयनगर से तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका एक क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, मध्यकालीन भारत में फणम किसे निर्दिष्ट करता है। अब फणम नाम से तो पता नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। अब विजयनगर आप पढ़ के जाते हो, विजयनगर में जो आप उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनके जो सिक्के पढ़ के जाते हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि हाँ फणम को क्या बोलते थे, फणम सिक्के होते थे, ठीक है, फणम, हूण, पेगोड़ा, ये सारे सिक्के थे। अब देखो ये आप शब्दावली में भी देख सकते हो, आप जब एंसेंट जैसे एंसेंट में आपने प्रिपेयर किया वैसे ही मिडाइवल में भी आप जो शब्द आपको जिनका अर्थ नहीं पता है उनकी आप एक सारणी बना सकते हो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। या आप विजयनगर को आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हो तो वैसे ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूं कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। एनसीईआरटी में भी मतलब इसका वर्णन है, और अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखते हैं तो उसमें भी ये मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब विजयनगर से क्वेश्चन आ रहा है, अब किसी को हार्ड लग सकता है क्योंकि यार इतना गहरे तक पूछते हैं क्या। नूनीज तो देखो नाम बहाना था, नूनीज का नाम तो बहाना था, असल में उनको ये देखना था कि उस समय की जो महिलाओं की प्रगति थी कि महिलाएं क्या क्या काम करती थी, तो वो उनको बताना था, ठीक है। तो ये सारी काम मतलब उस समय महिलाएं करती थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के समय। तो जब भी आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हो, वहाँ की सोशल कंडीशंस पढ़ते हो, और सामाजिक जो उनकी स्थिति थी, तो वहाँ ये आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और भी हर साल कृष्णदेव राय के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। और बहमनी और जो विजयनगर का संघर्ष था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है ढंग से, ठीक है।